सो हे गाइस, वेलकम बैक टू एनी वीडियो। सो आज की वीडियो होगी बीपीसीसी 108 की यूनिट 4 के ऊपर, जिसमें हम लोग 3 यूनिट कवर कर चुके हैं, जिसका आपको लिंक प्लेलिस्ट मैंने बना दिया और वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। लिंक विंक छोड़ो यार। और चलो कंप्लीट करते हैं हमारे दो या दो से अधिक माध्यमों के बीच में अंतर की सार्थकता का परीक्षण। अभी हम लोग दो माध्यमों के पढ़े थे और दो या दो से अधिक माध्यमों को पढ़ना है। तो प्रश्न की अवधारणा बीपीसीसी 104, जैसे कि हमने पहले ही बताया था, ये चैप्टर्स लिंक है, बुक लिंक है। तो हमने प्रसारण की अवधारणा पर चर्चा की थी, आइए उन्हें दोहराते हैं। प्रसारण शब्द का प्रयोग आर ए फिशर 1913 में मानक विचलन के वर्ग का वर्णन करने के लिए किया गया था। प्रसारण 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 की अवधारणा उन्नत कार्य, जहाँ कुछ भागों को कई भागों कुछ भागों को जहाँ कुछ भागों को कई भागों कुछ सॉरी जहाँ कुल को हमें कुल साइड में दिखाई नहीं, जहाँ कुल भागों को कई भागों, यहाँ प्रत्येक भाग का एक कारक और जो मूल श्रृंखला का कारक से संबंधित किया जाता है, में विभाजित करना संभव है, में महत्वपूर्ण है। प्रसारण एक आंकड़ा बिंदु का एक सेट जो माध्य के आसपास होता है। प्रसारण एक आंकड़ा बिंदु का सेट जो माध्य मानों के आसपास होता है, उसे प्रकीर्णन का माप है। यह माध्य का मानक वर्ग विचलन की गणितीय अपेक्षा है। यह मुख्य रूप से उन कारकों का प्रसरणशीलता को अलग करने की सहायता करता है जो यादृच्छिक और व्यवस्थित कारक है। प्रसरण एस स्क्वायर या माध्य वर्ग स्क्वायर, प्रत्येक प्राप्तांक का माध्य के वर्ग स्क्वायर्ड। विचलन का अंकगणितीय माध्य, दूसरे शब्दों में यह प्राप्तांक के वर्ग विचलन का माध्य है। वर्ग विचलन का माध्य है। प्रसरण को इस तरह व्यक्त किया जाता है v = hd स्क्वायर। ठीक है। प्रसरण और निकट रूप से संबंधित मानक विचलन ऐसे माप है जो प्राप्तांक का विवरण को प्रसार के विषय में बताते हैं। दूसरे शब्दों में ये परिवर्तनशीलता की माप है। प्रसरण की गणना प्रत्येक अंक के माध्य से माध्य वर्ग विचलन के रूप में की जाती है। प्रसरण की गणना किसी भी सांख्यिकी अनुप्रयोग का महत्वपूर्ण भाग है। यह परिवर्तनशीलता के बेहद निरपेक्ष माप है और प्रसरण विश्लेषण एनोवा में प्रतिदर्श माध्य के बीच अंतर की सार्थकता की गणना करने में इसका प्रयोग किया जाता है। इस संदर्भ में हम दो या दो से अधिक समूहों के मध्य के प्रसरण का एक ही समूह के भीतर का प्रसरण की भी चर्चा करेंगे। दो या दो से अधिक समूहों का मध्य प्रसरण वह होता है जब हम दो या दो से अधिक समूहों की तुलना करते हैं। उदाहरणतः पूर्व मध्य विलंब चरण के किशोरावस्था वाले समूहों के माध्य मानों के बीच का प्रसरण दो या दो से अधिक समूहों के मध्य का प्रसरण है, जबकि समूह के भीतर का प्रसरण वह है जो समूह के सदस्यों के बीच होता है। उदाहरणतः पूर्व किशोरावस्था वाले समूह के सदस्यों के बीच का प्रसरण। आइए अब हम प्रसरण की कुछ विशेषताओं पर गौर करते हैं। ठीक है। प्रसरण की कुछ विशेषताएं होती है जिस पर तुम गौर कर सकते हो। प्रसरण की परिवर्तनशीलता का एक मापन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। प्रसरण को परिवर्तनशीलता के एक मापन के रूप में परिभाषित करता है। यह परिवर्तनशीलता अन्य मापनों की भांति परिवर्तनशीलता की जानकारी उपलब्ध कराती है कि माध्य से कितना परिवर्तनशील हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसके आसपास के चर कैसे रहित थे। आपको याद होगा कि परिवर्तनशीलता के माप परिप्रेक्ष्य में हमने बीपीसीसी 104 में चर्चा की थी। बकवास, चलो हटो। प्रसरण का क्षेत्रफल भी यह दर्शाता है कि सामान्य संभाव्यता वक्र प्रसरण का क्षेत्रफल की तरह वक्र के दाहिने अथवा बाईं की ओर दर्शाता है, जबकि मानक विचलन को समानता और समानता वक्र दिशा सूचक के रूप में दर्शाया गया है। प्रसरण का मूल सदैव सकारात्मक होता है, मतलब हमेशा कभी धनात्मक में नहीं जाएगा, ऋणात्मक में, सॉरी नहीं सकारात्मक रहता है। ठीक है। प्रदत्त आंकड़ों में किसी स्थिरांक मूल्य को घटाने अथवा जोड़ने के प्रसरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे प्रसरण का फॉर्मूला दिया हुआ है। प्रसरण v = hd स्क्वायर। ठीक है। प्रसरण का विश्लेषण एनोवा की अवधारणा। तो सन 1923 में 10 साल बाद, मतलब उसको जब टाइम मिल गया, आर ए फिशर ने प्रसरण का विश्लेषण एनोवा को प्रतिपादित किया। हालांकि
स्टैंड कोर ने फिशर फिशर के सम्मान को कालांतर में इसको एफ परीक्षण विधि के रूप में नामकरण किया। जैसा कि नाम से नाम जैसा कि नाम से होता है कि प्रसरण का विश्लेषण का सीधा संबंध प्रसरण से है या मानक त्रुटि और मानक विचलन से, ना कि मानक विचलन और मानक त्रुटि से। इसका उपयोग दो या दो से अधिक समूहों के माध्य मानों के बीच के अंतर को एक साथ मापने में किया जाता है कि इसका माध्य अगर 8 है, इसका माध्य 10 है, तो इसका अंतर मापने के लिए किया जाता है। लेकिन बड़े समूहों में जहाँ 30-40 लोग के आंकड़े होते हैं, अधिक समूहों के माध्य मानों के बीच का अंतर जहाँ मापने के लिए किया जाता है। इसी विशेषता के कारण इस परिस्थिति का उपयोग इस्तेमाल टी परीक्षण विधि के लाभप्रद होता है। ठीक है, एक मार्गी प्रसरण विश्लेषण एनोवा की गणना। यहाँ एक मार्गी होता है जब हम प्रसरण की अवधारणा स्पष्ट है, अवधारण लिख दिया है, स्पष्ट है। आइए अब हम एक उदाहरण द्वारा एक मार्गी प्रसरण का विश्लेषण एनोवा को समझते हैं। एक शोधकर्ता निम्न, मध्यम और उच्च सामाजिक आर्थिक और वाले विद्यार्थियों की प्रेरणा का अध्ययन करना चाहता है। शोधकर्ता विद्यार्थियों की आत्मधारणा पर सामाजिक आर्थिक अवस्था में प्रभाव और देखना चाहते हैं कौन गरीब है कौन अमीर है, और एक ही क्लास में गरीब और अमीर पढ़ रहे हैं तो उसमें किसको अधिक उच्च मतलब चीजें दिमाग में किसके ज्यादा सेट है। ठीक है, निम्न सामाजिक अवस्था वाले लोग हो गए, मध्य सामाजिक अवस्था वाले लोग हो गए, उच्च सामाजिक अवस्था वाले लोग हो गए। ठीक है, तो 2 2 2 3 4 3 और 4 5 4 ऐसे करके लोगों ने आंकड़े एकत्र किए हैं, फिर यहाँ आंकड़ों की गणना की हुई है। ठीक है, तो आंकड़े आए हैं हमारे, जो भी आए 26 38 28। मध्यम वर्ग वाले तेज है, निम्न वर्ग वाले भी धरती के बोझ निकले और अमीर लोग भी धरती के बोझ निकले, मध्यम वर्ग वाले तेज निकले। ठीक है, तो हर वर्ग का आंकड़ा मतलब 3 2 3। ठीक है, 3 2 3 हो गया, 8 8 दिया हुआ है यहाँ पे। तो इसका आया 26 38 28। इनका माध्य कितना हो गया? 2.8 3.8 और 2.6। माध्य के लिए हम लोग क्या करते हैं, जितनी संख्या हो गई 10 टोटल स्टूडेंट्स की संख्या, उनमें आए हुए जो आंकड़े उसको डिवाइड कर देते हैं। मतलब 10 डिवाइड बाई 26, ऐसे 26 डिवाइड बाई 10 होना चाहिए। ठीक है, तो आ गया हमारा 2.6। ठीक है, अब यहाँ पे हम 2.6 की अब यहाँ पे असली गणना स्टार्ट करेंगे। ये आ गई हमारी। फिर हम सी संशोधन अंक सी की गणना करना, तो एक्स ई एक्स सिग्मा एक्स स्क्वायर कहते हैं इसे, डिवाइड बाई एन। इस प्रकार हमारे पास 26 प्लस 38 प्लस 28 स्क्वायर 92 स्क्वायर डिवाइड बाई, क्योंकि टोटल संख्या हमारी n 30 है तो इसके डिवाइड किया गया। फिर यहाँ 92 स्क्वायर डिवाइड बाई 30, तो ये आ गया 282.13। ठीक है, अब यहाँ c का मूल्य में 282.13 प्राप्त हुआ है। वर्गों का योग होगा, फिर निम्न सामाजिक वर्ग की अवस्था आएगी जिसमें फिर एक डाटा लिखा जाएगा, फिर उसका क्या जो आर्थिक स्थिति का वर्ग लिखा गया, फिर मध्यम, फिर उसका वर्ग, फिर उच्च, फिर उसका वर्ग करके फिर डाटा नया लिया गया। फिर इसमें डाटा आया जो कि ओपन है मतलब 26 72 लिया गया, 162 लिया गया और क्या लिया गया है 88 लिया गया। ठीक है, माइनस किया गया किससे? सी से, जो हम लोग यहाँ सी निकाले थे इससे, एक की ब्रैकेट में, तो इसको हम जोड़ के इससे माइनस किया और आ गया 39। तो SST का मूल्य था 39 प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पे तो अभी देखते हैं। फिर अब SST का फॉर्मूला आ गया जहाँ x, अरे यार बकवास 38 फिर 10 से डिवाइड किया है सबको और 10 यहाँ पे लिख दिया है, गलत कर दिया है। ठीक है, 10 यहीं पे लिखा रहेगा, एक 10 होगा, दूसरा 10 होगा और एक 10 यहाँ पे होगा, ये 10 यहाँ पे होगा, ये 10 यहाँ नहीं होगा। ठीक है, आ गया जो भी आया, देखो फिर यहाँ आया 290 जो कि इधर आया था, शायद इधर कितना आया था, इधर 29 पॉइंट आया था कुछ, यहाँ आ गया 8.22.7। ठीक है, वर्गों का योग की गणना किए गए हम लोगों ने ऐसे SST बाई SSB हम लोगों ने अभी निकाला है, SST हम लोगों ने उधर निकाल लिया था, तो वहाँ से 39 पिक किया और यहाँ पे जो 8.27 बनाया है उसको मैं घटा दिया, तो आ गया 31। फिर
इस प्रकार 31 प्राप्त हुआ। स्वतंत्रता कोटि की डीएफ गणना की गई, हमारी एक निकाल के, जैसे कि उसमें यूनिट भी दिखाया गया था, k-1 किया गया और 3-1 किया गया। 29 के कहाँ से आया? चलो जहाँ से भी आया अब ऐसे ही करना है, दिखा ये भी नहीं पता है के कहाँ से आया इसमें। ठीक है, समूहों के मध्य वर्गों का योग, तो k-1 किया तो 2 आ गया। 3 समूह थे, ठीक है ठीक है ठीक है। 3 समूह में से एक समूह निकाल लिया हुआ, तो 2 समूह बचे। 2 में से फिर 27 घटाया 27, तो एफ, तो चरण 7 भी है क्या? अच्छा, एफ अनुपात की गणना, तो वो वर्ग समूहों का मध्य, समूह के मध्य प्रसरण आया 8.2.7, स्वतंत्रता की कोटि 2 आई है, और समूहों के अंतर्निहित प्रसरण 31.6 आया। 31.6 क्यों बोले, 31.6 बोले या 31.6 बोले? 31.6 आया, और स्वतंत्रता कोटि की गणना है 27, और योग हमारा रहा 543, जो कि कहाँ से आया है हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, शायद इसमें इंटू करवा दिए क्या सब योग लिख के। और 29, ये तो योग हुआ, ये तो योग नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आया है 3.5, और यहाँ पे पूरी लंबी चौड़ी महाभारत लिखी गई है, अर्थ निरूपण किया गया उसका। अरे यार, इसी कारण तो हमारे ये वाले सवाल में बैक तो नहीं लगा है। हम इतना कहानी नहीं किए थे, हम बस यहीं तक आकर रुक गए थे, ये वाले भी कहानी नहीं लिखे थे हम तो कार्कीय अभिकल्प आ गया। एक मार्गी प्रसरण का विश्लेषण में हमने देखा कि स्वतंत्र चर का प्रकार श्रेणीगत था एवं उसकी 2 या 2 से अधिक श्रेणियों या स्तर थे, और आश्रित चर सतत प्रकृति का था। द्विमार्गी प्रसरण का विश्लेषण एनोवा में 2 या 2 स्वतंत्र चर होते हैं तथा दोनों में श्रेणीगत होते हैं। उनकी 2 या 2 से अधिक श्रेणियां का स्तर होते हैं। इनमें से आश्रित चर होता है जो एक स्तर प्रकृति का होता है। यहाँ पर जिस संरचना का प्रयोग होता है उन्हें कार्कीय विकल्प कहते हैं। आइए द्विमार्गी प्रसरण का विश्लेषण की गणना के पहले हम इन पर चर्चा करते हैं। कार्कीय विकल्प संभाव्यता संरचनाओं का प्रयोग मुख्यतः 2 स्वतंत्र चरों का एक आश्रित चर पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। 2 चरों पर का एक आश्रित चर पर पड़ने वाले प्रभाव, मतलब 2 चर एक दूसरे तीसरे चर पर कैसे प्रभाव डाल रहा है उसका अध्ययन किया जाता है। सभी चरों पर आश्रित चरों पर पड़ने वाले मुख्य प्रभाव का अंतरक्रिया प्रभाव तथा प्रभाव का पृथक अध्ययन किया जाता है। कार्कीय अभिकल्प के निम्न प्रकार होता है: 2/2 कार्कीय अभिकल्प, 2/3 कार्कीय अभिकल्प, 3/3 3x3, मतलब 3/3 का यही हो गया मेरा मतलब, n इंटू के, n 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3, और n इंटू के इंटू आई या एल है, जो भी है वो। द्विमार्गी विश्लेषण का एनोवा का काल्पनिक उदाहरण बकवास, योगशील, पारंगत अंतरिक्रिया, ये सब आता नहीं है। द्विमार्गी प्रसरण का विश्लेषण की गणना, तो यहाँ फिर अब एक मैथ की नई कहानी स्टार्ट करेगा ये, जैसे कि तुमको पहले बता दी है। मैथ अब तुम लोग दिमाग लगाओ, समझो और समझते रहो, और जिसको मैथ छोड़नी है वो 5 क्वेश्चन डायरेक्ट थ्योरी का अटेंड करना, मैथ का सिर्फ कोई काई वर्ग वाला कर लेना और काई हटा देना उस वर्ग से, काई साफ कर देना ब्रश ले जाके वहां से, सब बढ़िया ही बढ़िया होगा। और प्रचलित सांख्यिकी आगे काई वर्ग हम बोले ना, 5वां यूनिट हमारा है काई वर्ग। तो गाइस कैसा रहा ये वीडियो? जैसे भी रहा, हम सर फोड़ना है तो फोड़ लेना, लेकिन कमेंट बॉक्स मतलब सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना। भले इस समझ में कुछ खास तुमको नहीं आया हो, लेकिन समझाने की कोशिश की, और पेंसिल से ठोक के बता रहे तुमको कि वीडियो पर लाइक मांगता है, और लाइक कर देना, जिससे कि एक मोटिवेशनल वीडियो नेक्स्ट लेवल का फिर आता रहे और आता भी रहना चाहिए। तो गाइस बिना रुके बिना थके मेहनत करते रहो, कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे। और किसी भी तरह के कोई डाउट हो या प्रॉब्लम हो या किसी कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। कोई पर्सनल सुझाव लेना हो तो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए किसी भी लिंक पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, दुआ सलाम, सत श्री अकाल, जाओ पढ़ाई।